हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 के साथ ऑफ चैप्टर नंबर 5। तो आज जो हमें पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट के बारे में। क्या है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्या काम करेगा, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार का पैसा। अब लोगों के हाथ में पैसा देना मतलब लोगों की डिमांड रेज करना। डिमांड रेज होंगी, वो लोगों के हाथ में पैसा भी है, वो खरीद पाएंगे। यानी कि क्रेडिट से लोगों की क्या इंक्रीज होती है? परचेजिंग पावर। अब आपकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी तो मार्केट का फ्लो कैसा जाएगा? लोग ज़्यादा सामान परचेज करेंगे, मार्केट में आएगी इन्फ्लेशन। आपके हाथ में पैसा नहीं होगा तो आप डिमांड रेज नहीं करोगे। डिमांड रेज नहीं होगी तो धीरे धीरे मार्केट डाउन आनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि रिसेशन आएगा या फिर इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कंट्रोल। तो दोनों ही काम किससे होंगे? क्रेडिट से होंगे। क्रेडिट बोले तो पैसा। अब लोगों के हाथ से पैसा छीनना है, कैसे छीनूं? लोग जा रहे हैं आरबीआई जाके हर एक की जेब में डाका डाले? नहीं, ऐसे डाका नहीं डालेगा, ये दिमाग लगाएगा। दिमाग लगा के क्या करेगा? ये आपके हाथ से खुद म खुद पैसा छीन लेगा, यानी कि आप खुद खुशी खुशी दोगे इन्हें पैसा। कब दोगे? जब ये कुछ पॉलिसीज में चेंज करेगा। तो कैसी पॉलिसीज चेंज होगी? इसकी क्रेडिट पॉलिसी चेंज होगी। एंड क्रेडिट पॉलिसी के दो बड़े अच्छे मेजर्स हैं, क्वालिटेटिव एंड दी क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो दो मेथड्स हैं इसके चेंज करने के लिए, क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव। आइए चेक करते हैं कैसे होगा। तो हम किसको छेड़ रही हैं? हम छेड़ रही हैं हमारी क्रेडिट पॉलिसी, राइट। अब इस क्रेडिट पॉलिसी को चेंज करने के लिए कितने मेजर्स हैं हमारे पास? दो तरह के मेजर्स हैं। कौन कौन से? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, राइट। अब ये जो क्वालिटेटिव मेजर्स हैं, अब इस क्वालिटेटिव मेजर्स को बोले जाता है जनरल मेजर्स। सॉरी, क्वांटिटेटिव मेजर्स को बोला जाता है जनरल मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स को बोला जाता है स्पेसिफाइड मेजर्स। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव को बोलते हैं हम स्पेसिफिक, यानी कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक। इन्हें बोलते हैं जनरल मेजर्स, ठीक है। अब क्वांटिटी है तो ये किसके साथ खेलेगा? ये रेट्स के साथ खेलेगा। क्वालिटी है तो ये क्या देगा? ये आपको कुछ ना कुछ गाइडलाइंस देगा, फीचर्स देगा, तो कुछ आपकी पॉलिसीज रिलेटेड होगा इसमें मैटर। अब क्वांटिटी है, क्वांटिटी के कितने मेजर्स आएंगे चेक करते हैं। सबसे पहले हो गया जी हमारे पास CRR, उसके बाद क्या हुआ हमारे पास? SLR, उसके बाद क्या हुआ हमारे पास? रेपो रेट, आफ्टर दैट रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और मेजर्स है जिसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है जी, चलिए। वैसे ही स्पेसिफाइड के भी 3 मेजर्स हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। आफ्टर दिस मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? उसके बाद है हमारा क्रेडिट रेशनिंग। और लास्ट में बचता है हमारा मोरल पर्सुएशन। ठीक है जी, ये कुछ मेजर्स हैं। तो टोटल मिलाकर ये 8 मेजर्स हमारे पास हो गए। जब हम रेपो रेट पढ़ेंगे तो रेपो रेट के साथ एक रेट और पढ़ेंगे, बैंक रेट। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर 6 मेजर्स हम पढ़ेंगे और क्वालिटेटिव के कितने मेजर्स पढ़ेंगे हम? 3 मेजर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो इसके 6 मेजर्स हैं वो कैसे कैसे हैं आइए चेक करते हैं। क्वालिटेटिव के 6 मेजर्स जो हमारे पास हैं, तो सबसे पहला है हमारे पास CRR। CRR का फुल फॉर्म होता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो।
अब ये क्या है कैश रिजर्व रेशो? कैश रिजर्व रेशो बताता है हमें कि कितना कैश बैंक्स को रिजर्व करके रखना है। ठीक है, सपोज करते हैं हम कि एक बंदा है मिस्टर ए, ठीक है, उन्होंने डिपॉजिट किए बैंक में कितने 100 रुपीज़। ठीक है जी, 100 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट कर दिए आपने। अब जब ये 100 रुपीज़ डिपॉजिट किए तो बैंक के पास कितना पैसा हो गया 100। अब क्या बैंक ये 100 का 100 बाहर लोन में दे दे एज लोन? क्या दे सकता है? दे सकता था अगर इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ लिमिटेशंस ना लगाई होती। अब आरबीआई बोलता है, क्या बोलता है? आरबीआई बोलता है कि हे बैंक, तुझे 4% CRR जमा करवाना होगा मेरे पास, यानी कि इस डिपॉजिट का 4% पैसा तुझे रिजर्व में रखना होगा। और रिजर्व अपने पास नहीं रखेगा, आरबीआई के पास रखेगा। तो 100 का 4% कितना हो गया? अल्टीमेट इसको 4 रुपया रखना है, आरबीआई के पास रखना है। तो 100 में से 4 रुपया आरबीआई के पास चला गया, यानी कि बैलेंस कितना बचा 96। अब बैंक के पास जो पैसा है हाथ में फ्री पैसा, वो कितना बचा 96। अब क्या वो 96 का 96 लोन में दे सकता है? अभी तक की सिचुएशन में हमें लग रहा है कि यस, वो 96 का 96 पैसा लोन में दे सकता है। तो यहाँ पर सीआरआर ने क्या किया? सीआरआर ने बैंक के टोटल अवेलेबल फंड्स के ऊपर एक लिमिट लगा दी कि इस टोटल फंड्स में से इतना फंड्स आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ये फंड्स कहाँ जाएंगे? आपके आरबीआई के पास जाएंगे। इतना क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सीआरआर के साथ SLR। ठीक है, SLR का फुल फॉर्म होता है हमारी स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें पिछले वाला एग्जाम्पल, यानी कि अभी इसमें देखिए 100 रुपीज़ बैंक के पास आए थे, 4 रुपया रिजर्व करवा दिया सीआरआर के पास। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। अब आरबीआई कहेगा जो बाकी बचा हुआ पैसा है ना, उसको भी तो फ्री यूज़ नहीं कर सकता। से करंट रेट चल रहा है 18%, तो 18% SLR मेंटेन करके रखेगा। किसके पास? खुद के पास ही रखा। ठीक है जी। सो अब जो वो डिपॉजिटेड किया था 100 रुपीज़ ए ने, उसमें से आरबीआई के पास कितना चला गया 4 रुपया। अब ये SLR की फॉर्म में खुद के पास कितना रखेगा 18 रुपये डिपॉजिट का वो। ठीक है, अब टोटल कितना बचा? अब टोटल जो अमाउंट इसमें से बचा है 78 रुपये। अब ये जो 78 रुपये बचे हैं, बैंक क्या बोलेगा? बैंक बोलेगा कि तू अब इसको यूज़ कर सकता है। अब यानी कि 100 रुपये में से इसने कितना 22 रुपया सिक्योर करवा लिया। थोड़ा पैसा सीआरआर में रखवा लिया, थोड़ा पैसा SLR में रखवा लिया, यानी कि बैंक्स को क्या लेंडिंग पावर को कंट्रोल कर लिया। बैंक्स की लेंडिंग पावर कम है तो वो उधार कम में ही देगी ना। अब 100 रुपये पूरे नहीं दे सकती, 78 रुपये देगी, तो परचेजिंग पावर इनडायरेक्टली कंट्रोल कर ली बैंक से, कर ली। और ये जनरल लेवल पे होगी, क्योंकि जब ये रेट बढ़ेगा तो ये हर एक बैंक के लिए बढ़ेगा, हर एक बैंक के लिए बढ़ेगा, तो हर एक बैंक की पावर कम हो जाएगी। तो ये कैसे मेजर हुए? ये जनरल मेजर हुए। तो SLR किसके पास रखना है? खुद के पास रख सकता है। SLR रखने के 3 तरीके हैं। कैश में रख लो, गोल्ड में रख लो, या फिर लिक्विड एसेट्स में रख लो। इन तीनों में से जिसमें भी बैंक रखना चाहे रख सकता है। तो कुछ पोर्शन कैश में, कुछ पोर्शन गोल्ड में एंड कुछ पोर्शन लिक्विड एसेट्स के अंदर वो रख सकता है। ये पोर्शन किसका हुआ जी? ये पोर्शन हुआ हमारे SLR का। ठीक है, चलिए जी। SLR के बाद अब एक रेट था, काफ़ी सारे रेट्स थे। पहले पढ़ लेते हैं हम लोग रेपो रेट। नाउ व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट का एक और नाम है जिसको बोला जाता है रीपर्चेज रेट। ठीक है, अब क्या कर रहे हो आप? रीपर्चेज कर रहे हो कोई चीज़। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे है हमारे पास एक आरबीआई और एक क्या है हमारे कॉमर्शियल बैंक। ठीक है जी। चलो जी, आरबीआई क्या करता है? आरबीआई बोलता है किसको? कॉमर्शियल बैंक को
नहीं, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से क्या लेता है, लोन लेता है, और आरबीआई ने क्या दिया, कॉमर्शियल बैंक को लोन दिया। बदले में कॉमर्शियल बैंक ने अपनी कुछ सिक्योरिटी आरबीआई के पास जमा करवा दी, ठीक है। अब जैसे ही ये अपनी सिक्योरिटी आरबीआई के पास जमा करवाता है ना, उसी समय आरबीआई के साथ एक एग्रीमेंट कर देता है। एग्रीमेंट क्या, टू रीपरचेज its security after a specified period। अब कॉमर्शियल बैंक ने क्या किया, कॉमर्शियल बैंक ने अपनी एसेट्स इसको दी, एज एन सिक्योरिटी दी, और बदले में आरबीआई ने क्या किया, लोन दिया कॉमर्शियल बैंक को। अब जब ये लोन दिया आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक को, तो वो फ्री में नहीं दिया, सिक्योरिटी ली। अब कॉमर्शियल बैंक कहता है कि ये आरबीआई, मैंने तुम्हें अपनी सिक्योरिटी बेची नहीं है, मैं जब तुम्हारा लोन चुकाऊंगा तो मैं इसे रीपरचेज करूंगा, यानी कि जो पैसा तुमने दिया है वह जैसे ही मैं वो पैसा तुम्हें वापस कर दूंगा, तो उस टाइम पर मैं क्या करूंगा, अपनी सिक्योरिटी वापस ले लूँगा, ठीक है। अब जब ये लोन देता है तो इस लोन के ऊपर कुछ रेट लगेगा, उस रेट को बोला जाता है क्या, रेपो रेट। रीपरचेज रेट इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि जो इसने सिक्योरिटी दी है उसको एक सर्टेन टाइम के बाद ये क्या करने वाला है, वापस परचेज करने वाला है। सो इट्स नोन एज रीपरचेज रेट या फिर रेपो रेट। कब होता है, कैसे चार्ज किया जाता है, कॉमर्शियल बैंक को देना पड़ता है, किसको, आरबीआई को। क्यों देना पड़ता है, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक ने लोन लिया है आरबीआई से, ठीक है जी। अब अगर ये रेपो रेट इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, तो आरबीआई को लोन महंगा मिलेगा, राइट, नहीं सॉरी, कॉमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा। जब कॉमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा तो ये आगे लोन सस्ता बांटेगा कि महंगा, महंगा बांटेगा। तो क्या लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे लोन लेना, नहीं, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक महंगा लोन दे रहा है, हम लोग लोन नहीं लेंगे। तो क्या किया आरबीआई ने, रेपो रेट को बढ़ा के कॉमर्शियल बैंक की पावर को तो ख़त्म नहीं किया, लेकिन लोगों के माइंड की मेंटालिटी को चेंज कर दिया। अब लोग लोन लेना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि लोन क्या है, महंगा लोन। तो रेपो रेट जैसे ही इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, आपका लोन महंगा, राइट। तो रेपो रेट इंक्रीज करके भी परचेजिंग पावर को कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए जी, रेपो रेट से मिलता जुलता एक और रेट है जिसको बोला जाता है बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट का एक और नाम भी है जिसको क्या बोला जाता है, डिस्काउंट रेट, ठीक है जी। आइए जी चेक करते हैं क्या है ये बैंक रेट और इसको डिस्काउंट रेट क्यों बोला जाता है। सबसे पहली बात तो पिछले वाले एग्जाम्पल में वापस आ जाओ, आरबीआई है, कॉमर्शियल बैंक है, अब कॉमर्शियल बैंक ने क्या लिया आरबीआई से, लोन लिया। बदले में कॉमर्शियल बैंक ने सिक्योरिटी दी थी, जब हम रेपो रेट पढ़ रहे थे। यहाँ कॉमर्शियल बैंक कुछ नहीं देगा, नो सिक्योरिटी, इसलिए इसका क्या नाम है, बैंक रेट नाम है, रेपो रेट नाम नहीं है। पहली बात तो क्या है, ये क्या होगा, अनसिक्योर्ड होगा। अब अनसिक्योर्ड है तो इसी वजह से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा हाई होता है रेपो रेट के कंपैरिजन में, ठीक है। सो रेट ऑफ रेट से अगर रेपो रेट आपका 4 होगा तो इसका रेट आपका 4.25 चल रहा होगा। तो कुछ इस तरह से आपका डिफरेंस होता है। अनसिक्योर्ड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, प्लस बैंक रेट जो होते हैं आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे लगते हैं। रेपो रेट के अंदर जो बोरोइंग्स होती हैं वो आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती हैं, यानी कि रेपो रेट की क्या हो गई, रेपो रेट सिक्योर्ड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेसर देन एज कंपेयर टू बैंक रेट, एंड बोरोइंग कैसी होंगी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। और वही 3 डिफरेंसेस यहाँ पर हो गए, ठीक है जी। अब ये तो समझ में आ गया कि बैंक रेट किस पे लगता है, अनसिक्योर्ड बोरोइंग बाय द कॉमर्शियल बैंक। तो ये भी किसको देना पड़ेगा, कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई को देना पड़ेगा। अगर बैंक रेट इंक्रीज कर दे तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक भी आगे अपना लोन का रेट इंक्रीज कर देगा। लेंडिंग रेट जैसे ही इंक्रीज होगा लोग लोन लेना बंद कर देंगे क्योंकि लोन क्या हो चुका है, महंगा हो चुका है। अब एक और चीज़, उसका रीपरचेज रेट क्यों बोला उसको, वो समझ में आता है। अब इसको डिस्काउंट रेट क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि ये डिस्काउंट भी करता है। डिस्काउंट मतलब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल,
अब ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या है? एक बंदा है ए, एक बंदा है बी। ए ने बी से उधार में क्या किया? सामान परचेज किया, ठीक है, गुड्स एट क्रेडिट। अब ए ने बी से माल परचेज किया। अब बी ने जब इसको बिल बनाकर दिया, कहता मैं आज नहीं दूंगा, तो क्या करेगा? इसने बिल बनाकर दे दिया, क्रेडिट बिल बनाकर दे दिया कि मैं 3 महीने बाद परचेज करूंगा, ठीक है जी। अब ये बिल आया बी के पास, अब बी को पैसा आज ही चाहिए, ठीक है। से ये बिल था हमारा 50,000 रुपये का, ठीक है। अब ये बिल क्या कहता है? मुझे तो पैसा आज के आज ही चाहिए। ए ने माल लिया और बदले में उसको एक बिल बनाकर दे दिया, क्रेडिट नोट बनाकर दे दिया कि मैं आपका पैसा 3 महीने बाद दूंगा। अब बी को पैसा आज चाहिए, तो बी ये बिल लेकर चला गया किसके पास? बैंक के पास। तो बैंक कहता है ठीक है, मैं तुझे इसके बदले पैसा दे तो दूंगा, पर पूरा 50,000 नहीं दूंगा। तो क्या देगा? मैं तुझे दूंगा 45,000 रुपये, या जो भी रेट चल रहा है, ठीक है। अब मैं तुझे कुछ काट कर दूंगा इसमें से पैसा, पूरा पैसा नहीं दूंगा। तो इन्होंने इसमें से पैसा काट कर इन्हें दे दिया। अब बैंक क्या करेगा? आफ्टर 3 मंथ्स ये बिल लेकर जाएगा ए के पास और अपना पेमेंट ले लेगा। तो यहाँ पर क्या किया इसने? कुछ पैसा कट डाउन कर दिया। वो जो पैसा कट डाउन किया वो कैसा है? वो कौन से रेट पे किया? तो ये जो पैसा कट डाउन किया जाता है ये उतना ही किया जाता है जितना कि आपका बैंक रेट क्या है? एग्जिस्टिंग। तो एग्जिस्टिंग बैंक रेट के अकॉर्डिंग आपका जो पैसा है वो कट डाउन कर लिया जाता है। तो जितना पैसा आपने कट डाउन किया वो आपका बैंक रेट है। तो यहाँ पर आपने क्या किया? बिल को डिस्काउंट किया, है ना। 50 का बिल था, 50 से कम रुपए उसको दिए हैं, तो बिल को क्या किया? डिस्काउंट किया। इसी वजह से इसे डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। क्लियर इतना? चलिए जी आगे चलते हैं। चलिए, बैंक रेट हमने पढ़ा। अभी बैंक रेट के बाद क्या है हमारे पास? नेक्स्ट बैंक रेट के पास है हमारे पास रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, इसने क्या कर दिया? रेपो रेट को रिवर्स कर दिया। यानी कि पहले वाले में क्या हो रहा था? पहले वाले में आरबीआई को पैसे मिल रहे थे, किसके द्वारा? कॉमर्शियल बैंक के द्वारा। यानी कि कॉमर्शियल बैंक ने जो लोन लिया उसके बदले में आरबीआई को पैसे देता था, यानी कि इंटरेस्ट देता था। अब इसमें क्या होगा? आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देगा। कैसा इंटरेस्ट देगा? इंटरेस्ट देगा कौन सी? उस पर सीआरआर, यानी कि जो इसने सेविंग्स रखी थी अपनी। जब कमर्शियल बैंक अपनी सेविंग आरबीआई के पास रखता है तो उसे कुछ इंटरेस्ट दिया जाता है। अब इंटरेस्ट क्या होता है? पैसा, इनकम। अगर आरबीआई ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, अगर आरबीआई ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे तो कमर्शियल बैंक क्या एक्स्ट्रा पैसा भी यहाँ पे लेंड करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पर अपना एक्स्ट्रा पैसा भी जमा करना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल। अब वो मार्केट में देने की बजाय यहाँ देंगे जब इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अब आरबीआई को चाहिए कि जो बैंक्स हैं वो ज़्यादा लोन ना बांटें, तो आरबीआई मार्केट से अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्हें अपने पास ले लेगा। तो जब उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है, यानी कि इंटरेस्ट रेट हाई है, तो कमर्शियल बैंक चाहेंगे कि आरबीआई के पास एक्स्ट्रा पैसा रखा जाए। तो रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करके भी कमर्शियल बैंक का पैसा छीना जा सकता है। और जैसे ही कमर्शियल बैंक पे पैसा खत्म हुआ, मार्केट का पैसा खत्म हुआ, एक ही बात है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। रिवर्स रेपो रेट के बाद एक है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है जी। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? अब क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचता है, यानी कि ओपन मार्केट में बेचता है, या फिर गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए होता है तो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचता है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आपने बेची, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड बेचे, ठीक है, या फिर टी बिल बेचा, एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी आपने बेची, ओपन मार्केट में आप बेचते हो, ठीक है। अब ओपन मार्केट में जब आप बेचते हो तो दो तरह से हो सकता है, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग, है ना। अब क्या होता है शॉर्ट टर्म के अंदर, या तो ये दे दो कि कभी भी आप रीपे कर सकते हो, यानी कि कभी भी सिक्योरिटी वापस ले आओ, मैं परचेज कर लूँगा और मैं आपका रीपे कर लूँगा।
ठीक है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में ये है कि जो उसने बोला है उतना का उतना तो आपको परचेज ही करना पड़ेगा। तो दो मेथड हो गई, एक तो ये है 1 साल से कम वाला है, 1 साल से कम के लिए जो सिक्योरिटी है, और यहाँ पे कौन सी आएगी, जो 1 साल से ज़्यादा की सिक्योरिटी है। ठीक है, लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन में दो तरह की चीज़ें और चलती हैं। दो तरह की चीज़ें मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अलावा भी एक और कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अलावा भी एक और कंसेप्ट है जिसको बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और एक है हमारे पास क्लोज्ड मार्केट। ठीक है, ओपन मार्केट में क्या हो गया, से मैंने आज सिक्योरिटी बेची है, ठीक है, अब ये सिक्योरिटी थी कि 1 साल के बाद या फिर से 30 डेज या फिर 270 डेज, एनी टाइम पीरियड, किसी भी टाइम पीरियड के लिए थी। अब मुझे उतने टाइम पीरियड तक वेट नहीं करना, मैंने आज सिक्योरिटी परचेज करी और 15 दिन बाद मुझे वापस सेल करनी है, तो मार्केट में जाओ और सेल कर दो। आपका कैसा हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। क्लोज्ड मार्केट में क्या होगा, मान लो एक सिक्योरिटी अगर 2 ईयर्स के लिए है तो आपको 2 ईयर्स रखनी पड़ेगी, यानी कि उसका रिपेमेंट कब हो सकता है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उसका पेमेंट हो पाएगा। ठीक है जी, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उसका पेमेंट हो जाएगा। तो ये दो तरह से ऑपरेशंस हो जाते हैं। लेकिन ओपन मार्केट में जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचती है तो इसको बैंक्स भी परचेज कर सकते हैं। अब बैंक्स जब इस मार्केट को सिक्योरिटीज़ को परचेज करते हैं, जब उन्हें क्या लगता है कि सिक्योरिटीज़ अच्छी आई है, सिक्योरिटीज़ में इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, सिक्योरिटीज़ की इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट है, तो बैंक से सिक्योरिटीज़ परचेज कर लेते हैं। तो ओपन मार्केट में सिक्योरिटी निकाल कर भी, सिक्योरिटी अच्छी इन्वेस्टमेंट वाली सिक्योरिटीज़ निकाल कर भी आरबीआई क्या कर सकता है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक का पैसा छीन सकता है, कॉमर्शियल बैंक का पैसा ले सकता है अपने हाथ में। क्लियर, चलिए जी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बाद हमारे सारे के सारे क्वांटिटेटिव मेजर्स खत्म हो जाते हैं। अब बारी है किसकी, क्वालिटेटिव मेजर्स की। ठीक है, सबसे पहला था हमारे पास मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, चलिए जी, अब आप लोन लेने के लिए गया, मिस्टर ए लोन लेने के लिए गया कहाँ पर, कॉमर्शियल बैंक, सीबी के पास गई। ठीक है जी, कॉमर्शियल बैंक के पास लोन लेने के लिए चला गया। अब ए के पास एक घर है, बहुत आलीशान बंगले जैसा घर है, बड़ा सारा घर है इसका। ठीक है, अब ये जो घर है, इस घर को लेके गया वो कहाँ पर, कॉमर्शियल बैंक के पास। कॉमर्शियल बैंक को क्या कहता है, कॉमर्शियल बैंक को कहता है मेरा घर गिरवी रख लो और बदले में मुझे क्या दे दो, बदले में मुझे पैसा दे दो, बदले में मुझे लोन दे दो। तो इस घर को लेकर गया यहाँ पर, इसने मार्केट में वैल्यू देखी इसकी, इस घर की वैल्यू कितनी निकली आपकी, 1 करोड़। ठीक है, अब कॉमर्शियल बैंक कितने का लोन दे, 1 करोड़ का 1 करोड़ लोन दे दे, या फिर कुछ रिड्यूस करके, से इसने 1 करोड़ का लोन ना देकर कितने का लोन दिया, 90 लाख का लोन दिया। ठीक है, अब इसने 10 लाख रुपए क्या रख लिया, मार्जिन मनी, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशंस आती रहती है, रेट थोड़े बहुत ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, तो उस तरह से इसने कुछ मार्जिन अमाउंट अपने पास रख लिया और बाकी पैसा इसको दे दिया। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, और ये अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग हो सकती है। से जो सेक्टर ज़्यादा फ्लक्चुएशन वाला है वहाँ मार्जिन ज़्यादा होंगे, जो सेक्टर कम फ्लक्चुएशन वाला है वहाँ पर मार्जिन कम अमाउंट के अंदर होगा। तो डिपेंड करेगा कि आप लोन कौन से लेवल पर दे रहे हो, किस एरिया में दे रहे हो। तो जिस एरिया में लोन जा रहा है उस एरिया के रिगार्डिंग आप मार्जिन रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करोगे। ठीक है, से अगर आप मैराइन इंडस्ट्री को लोन दे रहे हो तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट आपका ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से आपके मार्जिन रिक्वायरमेंट सेट होते हैं और ये इंडस्ट्री स्पेसिफाइड होती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट के बारे में। मार्जिन रिक्वायरमेंट के बाद सेकंड क्या था हमारे पास, क्रेडिट रेशो।
क्रेडिट रेशनिंग क्या होता है, जैसे कोटाज होते हैं ना, वैसे ही बैंक्स को फंड मिलते हैं हर सेक्टर के लिए, ठीक है। बैंक्स के पास सेक्टर वाइज एक स्कीम आती है, बजट आता है कि इस सेक्टर में इतना लोन बांटना है, इसमें इतना बांटना है, इसमें इतना, इसमें इतना। अब पूरी इकोनॉमी बढ़िया चल रही है, सिर्फ एक सेक्टर के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो पूरी की पूरी क्रेडिट पॉलिसी क्वांटिटेटिव मेजर से चेंज करो या उस एरिया स्पेसिफिक की, उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक की करनी चाहिए, तो आरबीआई क्या करेगा, उसका कोटा कम कर देगा। से अगर आपको रियल एस्टेट सेक्टर में चेंज करना है एनवायरमेंट, अगर आपको चाहिए कि रियल एस्टेट सेक्टर में इन्फ्लेशन लेकर आना है, तो वहाँ पर या तो लोन आप ज़्यादा बांटो, वहाँ लोन ज़्यादा बांटोगे तो रियल एस्टेट सेक्टर में इन्फ्लेशन आएगा। आपको लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में ज़्यादा, हद से ज़्यादा इन्फ्लेशन आ चुका है, तो वहाँ पर लोन कम कर दो, लोन का कोटा कम कर दो। जब बैंक्स के पास लोन देने को होगा ही नहीं तो कैसे देगी लोन, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर डील करेगा, तो वहाँ से आपका लोन कम हो जाएगा। तो ऐसे ही आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप क्रेडिट रेशनिंग मेथड से पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं, तो वो मेथड हुआ आपका क्रेडिट रेशनिंग का। चलिए, थर्ड पॉइंट क्या था हमारे पास, थर्ड पॉइंट था हमारा मोरल पर्सुएशन। पर्सुएशन का मतलब होता है प्रेशर डालना, ठीक है। अब है हमारे पास कौन, आरबीआई और छोटा सा कॉमर्शियल बैंक। अब आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक बोले तो इन सब के ऊपर कंट्रोलिंग, सुपरवाइजिंग पावर रखने वाला। अब आरबीआई इसके ऊपर नज़र रखता है। अब जब इसके ऊपर पूरी नज़र रखता है तो आरबीआई इसको मेंटेन भी करता है, सुपरवाइज करता है कि तू लोन ज़्यादा बांट रहा है या कम बांट रहा है। अगर आरबीआई को लगता है कि कॉमर्शियल बैंक को लोन कम बांटना चाहिए, तो आरबीआई उसको बोलेगा कि बेटा लोन कम बांट। आरबीआई को लगता है कि लोन ज़्यादा बांटना चाहिए, तो वो इसको बोलेगा कि लोन ज़्यादा बांट। अब आरबीआई की जब आवाज़ आएगी कॉमर्शियल बैंक के कानों तक, तो वो उसको इग्नोर नहीं कर पाएगा। इसके ऊपर कैसा प्रेशर क्रिएट होगा, इसके ऊपर मोरल प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। अब ये स्पेसिफाइड किस लिए नहीं है, क्योंकि इसने कोई स्पेसिफाइड पॉलिसीज़ नहीं बनाई है, जनरल पॉलिसीज़ नहीं बनाई है, स्पेसिफाइड है। पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री के लिए किसी टाइम पर बोलेगा किसको लोन देना है, किसी को बोलेगा किसको लोन नहीं देना, तो ये स्पेसिफाइड है। स्पेसिफाइड सिचुएशंस के अंदर ऐसे काम होते हैं। तो आरबीआई ने जब सेबी को गाइडलाइंस या फिर इंस्ट्रक्शंस देकर लोन को कम करवाया या लोन को ज़्यादा करवाया, तो इसने क्या क्रिएट किया, इसने प्रेशर क्रिएट किया कमर्शियल बैंक के ऊपर। तो इस प्रेशर को बोला जाता है क्या, मोरल पर्सुएशन। क्लियर है। तो ये 8 के 8 मेथड हैं हमारे, ये सारे के सारे मेथड हमारे डील करते हैं क्रेडिट पॉलिसी के साथ, ठीक है जी। अब क्रेडिट पॉलिसी में क्या बोलता है, क्रेडिट पॉलिसी में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सारा का सारे फंड्स को मेंटेन तो कर लिया। अब क्रेडिट पॉलिसी यानी कि किसी भी पॉइंट्स में जब चेंज आता है, तो चेंज डायरेक्टली गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि 4% था 5% हो गया। चेंज जो आएगा उसको डिक्लेयर किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट बताएगा कि 4% था, अब उसको 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया गया या 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया गया। तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें बेसिस पॉइंट्स पता होनी चाहिए कि क्या है। तो 100 बेस पॉइंट मिलकर बनाते हैं क्या, 1%। तो 25 बेस पॉइंट कितना बनाएंगे, 0.25%। सेम ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 35 बेस पॉइंट, तो वो कितना होगा, 0.35%। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो पॉलिसीज को। तो यानी कि 1% इज इक्विवेलेंट टू 100 बेस पॉइंट। सो टू इलस्ट्रेट करंट बैंक रेट इज 7.75। क्या बोलता है कि करंट बैंक रेट कितना है हमारा, 7.75 एंड आरबीआई डिक्रीजेज इट बाय 25 बेस पॉइंट। अगर आरबीआई इसको 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दे तो रेट कितना हो जाएगा, तो रेट हो जाएगा हमारे पास 7.50, क्योंकि 25 बेस पॉइंट इज इक्वल्स टू 0.25 एंड 7.75 माइनस 0.25 इज नोन एज 7.50, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका, बेस पॉइंट का फंडा। चलिए जी, क्रेडिट पॉलिसी क्लियर हमारी। क्रेडिट पॉलिसी के साथ एक और पॉलिसी चलती है, दैट इज करेंसी पॉलिसी। करेंसी पॉलिसी
इसको समझाने से पहले एक एग्जाम्पल देते हैं हम। चलिए जी, क्या एग्जाम्पल है इसका? एग्जाम्पल है 8 नवंबर 2016 को एक बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट हुई थी जिसने सबको हिला दिया था। क्या अनाउंसमेंट हुई थी? रात को करीब 8-9 बजे एक अनाउंसमेंट हुई थी कि आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया? अपनी करेंसी पॉलिसी को यूज़ किया है। करेंसी पॉलिसी में क्या किया? या तो मोनेटाइजेशन कर सकते हो या डीमोनेटाइजेशन कर सकते हो, कोई नई करेंसी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब 500 और 1000 की पॉलिसीज को एकदम से बंद कर दिया गया, तो क्या किया इन्होंने? अवेलेबल मनी को क्या किया? कैंसिल कर दिया। तो उस चीज़ को बोला गया डीमोनेटाइजेशन। सो आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, डीमोनेटाइजेशन और रीमोनेटाइजेशन। कोई नई करेंसी इंक्लूड करनी है, ठीक है, वो भी कर सकता है। एग्जिस्टिंग करेंसी को बंद करना है, वो भी कर सकता है। बंद करी हुई करेंसी को दोबारा चलाना है, तो वो भी कर सकता है। ये सब किसके फैक्टर हैं? आपके करेंसी पॉलिसी के फैक्टर हैं। ठीक है, तो ये टाइम टू टाइम देखेगा गवर्नमेंट कि किस लिए यहाँ पर कौन सी पॉलिसीज निकालने की ज़रूरत है, मार्केट में पैसा कैसा है, कम है या नहीं। अगर मार्केट में पैसा कम दिखता है तो वो नए पैसे छापेगा, नई करेंसीज को मार्केट में लेके आएगा। मार्केट में पैसा ज़्यादा दिख रहा है तो क्रेडिट पॉलिसी तो है ही उस चीज़ को, लेकिन साथ साथ आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को यानी कि करेंसी पॉलिसीज़ को भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्या? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब है प्रमोशनल फंक्शंस। आरबीआई के पास क्या है? कुछ प्रमोशनल फंक्शंस भी हैं। प्रमोशन करते हैं ना जब हम किसी चीज़ की, तो हम अपने बिजनेस की प्रमोशन करते हैं, यानी कि लोगों को जागरूक करवाते हैं अपने बिजनेस के बारे में। अब ये प्रमोट कैसे करेगा? कौन प्रमोट करेगा? हमारा आरबीआई, यानी कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है, प्रमोट करेगा लोगों को, तरह तरह के लोगों को बेनिफिट्स बताएगा कि आप सेविंग किया करो, एफडी बनाया करो, इंटरेस्ट रेट अच्छा होगा, टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। क्या इसका मुद्दा क्या है? मेन मकसद क्या है? लोगों के अंदर बैंकिंग हैबिट्स को इंक्रीज करना, ताकि लोग अपने घर के जो दाल चावल के डब्बों में पैसे जमा किए हैं उसको वहाँ से निकाल कर बैंक में जमा कराएं और इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में हेल्प करें, ताकि वो अपनी सेविंग्स को कहाँ डालें? बैंक्स में डालें। सो इट हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटेंडिंग द बैंकिंग सिस्टम टेरिटरी एंड फंक्शंस। अब क्या करता है? टाइम टू टाइम बैंक्स के फंक्शंस में चेंज होता है। जैसे कि पहले हमें कोई भी छोटा सा काम होता तो बैंक में जाना पड़ता था, बट आज बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे कामों के लिए ट्रांसफ़र करना है, घर बैठे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ऑनलाइन सिस्टम आपको ज़्यादा अवेलेबल हो चुकी हैं। ठीक है, घर बैठे आप अपनी एफडी खुलवा सकते हो, एफडी तुड़वा सकते हो, आरडी खुलवा सकते हो, आरडी तुड़वा सकते हो। तो क्या किया इसने? फंक्शंस को चेंज किया, टेरिटरी को इंक्रीज़ किया, गाँव से शहरों तक हर एक एरिया के अंदर अपने बैंक्स को पहुँचाया। तो ये चाहता क्या है? ये चाहता है कि लोग बैंक की फैसिलिटी को यूज़ करें। जितने लोग हैं वो सारे के सारे बैंक्स के कस्टमर, इसीलिए धीरे धीरे प्रमोशन करता रहता है। प्लस बैंकिंग आरबीआई के साथ और बहुत सी डेवलपमेंट बैंक्स जुड़े हैं जो क्या करते हैं? आरबीआई से पैसा लेके मार्केट के भले के लिए या फिर एरिया स्पेसिफिक के भले के लिए काम करते हैं। प्लस और क्या काम करेगा? प्रमोशनल फंक्शंस के अलावा इसका एक काम और है, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा, यानी कि हर जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, हर चीज़ इंफॉर्मेशन बैंकिंग रिलेटेड एंड फाइनेंशियल से रिलेटेड। आप जब आरबीआई की साइट अगर आप कभी खोल कर देखोगे तो उसके ऊपर इतना डाटा भरा होता है, हर जगह का डाटा होता है उसमें। मॉनेटरी पॉलिसीज़ में कोई चेंज आया है, करेंसी पॉलिसीज़ में कोई चेंज आया है, किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में कोई चेंज आया है तो वो आरबीआई की साइट पर आपको मिलेगा। तो ये कलेक्ट करता है डाटा को, किस डाटा को? स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन के डाटा को जो रिलेट करते हैं बैंकिंग से या फाइनेंशियल सेक्टर से। वो सारा का सारा डाटा कंपाइल करके साइट पे डालेगा। आपको कभी भी विजिट करना है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रमोशनल फंक्शन किए इसने, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट वाले फंक्शन किए, कस्टोडियन है फॉरेन एक्सचेंज का, बैंकर्स बैंक है, गवर्नमेंट टू द बैंक है, इश्यूअर ऑफ द करेंसी है और करेंसी पॉलिसी को मेंटेन करता है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये जो है हमारे आरबीआई के गवर्नर है, करंट गवर्नर शक्तिकांता दास जी। ठीक है, इनकी फ़ोटोज़ देख लो अच्छे से, नाम इनका आ सकता है, ऑल्दो आपके मॉड्यूल के अंदर नहीं है बट फिर भी इनका नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इनके नाम को भी याद कर लेना। चलिए, आरबीआई के अंदर इतना ही था हमारे पास पढ़ने के लिए।
इसको अच्छे से पढ़ना मॉड्यूल से। कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, वैसे दिक्कत होगी नहीं, जूम सेशन भी अवेलेबल है इसका आपका ऐप के ऊपर, तो इसे ध्यान से पढ़िए। और तब तक के लिए थैंक यू।